क्या भारत फाइटर जेट को लेकर के कोई बहुत बड़ा गेम सेट कर रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और एक उभरती हुई मिलिट्री सुपर पावर अचानक से नए विदेशी फाइटर जेट्स खरीदने में इतनी शांति क्यों दिखा रही है? वो भी तब जबकि चाइना लगातार अपने J-20 फ्लीट्स को बढ़ा रहा है, पाकिस्तान नए जेट्स को एक्वायर कर रहा है, तो भारत का ये साइलेंस आखिर क्या इशारा करता है? क्या ये कोई ब्यूरोक्रेटिक देरी है या फिर किसी ऐसे मास स्ट्रोक की तैयारी जो पूरे ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को हमेशा के लिए बदल देगा? दोस्तों, आज हम जिस राज से पर्दा उठाने वाले हैं, यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, यह एक ऐसी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है जिसे दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स भी डिकोड करने में लगे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से भारत के नए फाइटर जेट्स, खास करके 114 MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर जेट एयरक्राफ्ट की डील को लेकर के काफी चर्चा है, लेकिन जमीनी लेवल पर कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखाई जा रही। मोदी फ्रांस जाकर के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी बात सामने नहीं दिख रही है। रूस ताबड़तोड़ Su-57 को लेकर के ऑफर दे रहा है, लेकिन बदले में भारत की तरफ से चूं तक नहीं निकली है। अब दोस्तों, असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या भारत जानबूझ करके वेट कर रहा है? तो रिसर्च एंड हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका सीधा कनेक्शन दो देशों के बीच चल रही एक टॉप लेवल की सीक्रेट हाई लेवल डिस्कशन से जुड़ा हुआ है, जो अमेरिका और चाइना की रातों की नींद उड़ाने वाला है। दोस्तों, भारत जानबूझ करके विदेशी फाइटर जेट्स की खरीद को टाल रहा है ताकि एक बहुत बड़ा गेम सेट कर सके। तो दोस्तों, इनसाइड स्टोरी ये है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन कोलोना के बीच में एक हाई लेवल डिस्कशन होता है और इससे पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये चर्चा किसी नॉर्मल राफेल को लेकर के नहीं थी, बल्कि ये थी 6th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट को लेकर के। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। जब दुनिया के ज्यादातर देश अभी भी 4.5 जनरेशन के जहाज खरीद करके खुश हो रहे हैं और कुछ गिने चुने देश 5th जनरेशन की तकनीक से जूझ रहे हैं, तब भारत ने सीधे भविष्य की तरफ कदम आगे बढ़ा दिए हैं। भारत समझ चुका है कि 5th जनरेशन यानी कि F-35 या फिर Su-57 अब पुरानी टेक्नोलॉजी पर बने हैं। अगर ग्लोबल सुपर पावर बनना है तो हमें उस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना होगा जो 2040 की ग्लोबल ऑर्डर को डोमिनेट कर सके। दोस्तों, ये एक ऐसा कदम है जो बताता है कि भारत अब फॉलोवर नहीं बल्कि ट्रेंड सेटर बनना चाहता है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि आखिर भारत को ये छलांग लगाने की जरूरत क्यों आन पड़ी है। तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और आज के ग्लोबल सिक्योरिटी सिनेरियो को देखना होगा। दोस्तों, आज के टाइम में फाइटर जेट्स सिर्फ उड़ने वाली मशीनें नहीं रह गई हैं, ये उड़ते हुए सुपर कंप्यूटर्स बन चुके हैं। अगर हम भारत की वर्तमान स्थिति को देखें तो हमारी वायुसेना लगातार अपने घटते हुए स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ से जूझ रही है। एक तरफ चाइना तेजी के साथ में अपने J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चीन से नए फाइटर जेट्स खरीदने में लगा हुआ है। ऐसे में भारत पर यह दबाव हमेशा बन रहा है कि वह जल्दी से जल्दी नए लड़ाकू विमान खरीदे और इसी को देखते हुए ही 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स यानी कि MRFA डील की चर्चा लगातार चल रही है। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां भारत को अपने जहाज बेचने के लिए लाइन में लगी हैं, चाहे वो अमेरिका की बोइंग और लॉकहीड मार्टिन हो या फिर स्वीडन की साब। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार और वायुसेना कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं और यहीं पर कहानी सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है। दोस्तों, ये देरी कोई प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। भारत सरकार ये समझ चुकी है कि अरबों डॉलर खर्च करके अगर हम आज किसी दूसरे देश से 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स खरीद भी लेते हैं तो हम अगले 40 सालों तक उस देश की सप्लाई चेन और पॉलिटिकल प्रेशर के गुलाम बन जाएंगे। स्पेयर पार्ट से लेकर के सॉफ्टवेयर अपग्रेड तक हर चीज के लिए हमें उनके आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। जब भी कोई युद्ध जैसी स्थिति आएगी तब वह देश जियोपॉलिटिकल सुविधा अनुसार हमें ब्लैकमेल कर सकता है। लिहाजा दोस्तों, भारत ने यह तय किया है कि वह अब स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स पर अपना खजाना खाली नहीं करेगा। भारत का फोकस अब पूरी तरह से
आत्मनिर्भर भारत के ऊपर है। लेकिन डिफेंस सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भरता रातों रात नहीं आती है, इसके लिए एक मजबूत डिफेंस इकोसिस्टम की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, भारत इस वक्त अपने खुद के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एम का प्रोग्राम पर तेजी से काम कर रहा है। एम का भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट्स यानी कि टैड बीएफ और वायुसेना के लिए तेजस मार्क 2 के ऊपर भी काम चल रहा है। ये प्रोग्राम सिर्फ विमान बनाने के प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स के जरिए भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर्स स्टेल्थ शेपिंग, इंटरनल वेपन्स बेस, एडवांस्ड कंपोजिट्स और सिग्नेचर मैनेजमेंट जैसी जटिल तकनीकों के अंदर महारत हासिल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भारत यह भी जानता है कि जब तक भारत का एम का पूरी तरह से बनकर के तैयार होगा और बड़ी तादाद के अंदर वायुसेना में शामिल होगा, तब तक दुनिया 6th जनरेशन की फाइटर जेट्स की तरफ बढ़ चुकी होगी। अमेरिका अपने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी कि एनजीएडी प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है। चाइना अपने रहस्यमयी 6th जनरेशन प्रोग्राम पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है। यूरोप के अंदर भी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी कि एफसीएएस और ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम्स यानी कि जी कैप जैसे मल्टी नेशनल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वहीं दोस्तों, भारत अगर सिर्फ एमका के ऊपर रुक गया तो हम फिर से दुनिया से 10 साल पीछे रह जाएंगे। लिहाजा भारत ने एक ऐसी पैरेलल स्ट्रेटजी अपनाई है। एक तरफ अपने इंडिजिनस 5th जनरेशन प्रोग्राम को मैच्योर करना है, तो दूसरी तरफ अभी से ही 6th जनरेशन कॉम्बैट सिस्टम्स की नींव रखना है। और इसी नींव को रखने के लिए भारत को एक ऐसे साझेदार की जरूरत है जिस पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सके। एक ऐसा साझेदार जो तकनीक देने में आनाकानी ना करे, जिस पर अमेरिका जैसे प्रतिबंध लगाने की आदत ना हो और जिसकी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री बहुत ही एडवांस हो। और यहीं पर दोस्तों एंट्री होती है हमारे दोस्त फ्रांस की। भारत और फ्रांस का रक्षा संबंध कोई नया नहीं है। दशकों से मिराज 2000 ने भारतीय वायुसेना के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई है और करगिल वॉर के अंदर गेम चेंजर साबित हुआ है। इसके बाद में राफेल डील ने दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, राफेल आज भारतीय वायुसेना का सबसे घातक हथियार है और नौसेना ने भी राफेल मरीन को चुनने का फैसला किया है। लेकिन ये सब तो प्रोक्योरमेंट था, यानी कि पैसे देकर के सामान खरीदना था। अब जो बात हो रही है वह प्रोक्योरमेंट नहीं बल्कि ज्वाइंट डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की है। दोस्तों, सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भारत ने 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए यूरोप के एफसीएएस और ब्रिटेन, इटली, जापान के जी कैप प्रोग्राम को भी इवेलुएट किया है। भारत के अधिकारियों ने इन देशों के साथ में टेक्निकल लेवल की बातचीत भी की है ताकि यह समझा जा सके कि भविष्य का टेक्नोलॉजिकली रोड मैप क्या होने वाला है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे देश का झुकाव किसी बड़े मल्टीनेशनल कंसोर्टियम का हिस्सा बनने की बजाय फ्रांस के साथ में एक बायलैटरल पार्टनरशिप की तरफ ज्यादा है। और यही वो पॉइंट है जो सबसे दमदार है। दोस्तों, भारत किसी मल्टीनेशनल प्रोग्राम का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहता, इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉजिक है। जब 3 या 4 देश मिलकर के कोई फाइटर जेट बनाते हैं तो उनमें हमेशा विवाद रहता है। हर देश की वायुसेना की जरूरतें अलग तरीके की होती हैं। हर देश चाहता है कि उसके देश की कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलें। दोस्तों, एक्सपोर्ट पॉलिसीज को लेकर के भी हमेशा झगड़े होते हैं। अब अगर भारत कल को उस जेट को किसी और देश को बेचना चाहे और पार्टनर देश मना कर दें तो पूरा प्रोजेक्ट अटक सकता है। दोस्तों, यूरो फाइटर टाइफून इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जिसे बनाने में इतने विवाद हुए कि प्रोजेक्ट सालों तक लेट हो गया और उसकी कीमत आसमान छूने लगी। इसके विपरीत फ्रांस के साथ में पार्टनरशिप करने के कई सारे बड़े बेनिफिट्स हैं। फ्रांस दुनिया के उन गिने चुने देशों के अंदर है जिसकी डिफेंस इंडस्ट्री पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। अमेरिका और रूस के बाद में फ्रांस ही एक ऐसा देश है जो फाइटर जेट के हर छोटे बड़े कंपोनेंट्स से लेकर के इंजन और रडार तक सब कुछ खुद बनाता है। दोस्तों, डेजोल्ट एविएशन, थेल्स और सेफ्रॉन जैसी कंपनियां फ्रांस के डिफेंस इकोसिस्टम की रीढ़ हैं। फ्रांस अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के बहुत ही सख्त है और वो नहीं चाहता कि उसके हथियारों के लिए उसे किसी दूसरे देश के ऊपर भी डिपेंडेंट रहना पड़े। दोस्तों, भारत की सोच भी बिल्कुल ऐसी ही है। लिहाजा दोनों देशों के बीच में एक गजब का तालमेल बैठता है।
फ्रांस जानता है कि छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें इतने अरबों डॉलर का इन्वेस्ट होना है जिसे फ्रांस अकेला बर्दाश्त नहीं कर सकता है। फ्रांस को ऐसे पार्टनर की जरूरत है जिसके पास में मजबूत इकोनॉमी हो, बड़ा बाजार हो और जो लंबे वक्त तक साथ चल सके। दोस्तों, भारत इन सभी पैमानों पर बिल्कुल खरा उतरता है। अब दोस्तों, आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये 6th जनरेशन फाइटर जेट होता क्या है और ये आज के राफेल या फिर F-35 से कैसे अलग है। तो दोस्तों, इसे बहुत बारीकी से समझना होगा क्योंकि भविष्य का युद्ध आसमान में इसी आधार पर लड़ा जाएगा। 5वीं पीढ़ी के विमानों की सबसे बड़ी खासियतें होती हैं स्टेल्थ यानी कि रडार से छिपने की कैपेबिलिटी। लेकिन छठी पीढ़ी की विमान सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं होंगे बल्कि वो एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स होंगे। इसका मतलब ये है कि विमान अकेला नहीं उड़ेगा, इसके साथ में कई सारे ड्रोन्स उड़ेंगे जिन्हें लॉयल विंगमैन्स कहा जाता है। दोस्तों, ये ड्रोन उस मैन फाइटर जेट से जुड़े होंगे और पायलट के इशारों पर काम करेंगे। अब दोस्तों, आगे अगर कोई खतरा आता है, कोई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लगा होता है, तो पायलट अपनी जान जोखिम में डालने के बजाय उन ड्रोन्स को आगे भेज देगा। ड्रोन्स जाकर के दुश्मन के रडार को नष्ट कर देंगे। अब दोस्तों, आगे अगर कोई खतरा होगा, कोई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लगा होगा, तो पायलट अपनी जान जोखिम में डालने के बजाय उन ड्रोन्स को आगे भेज देगा। ड्रोन्स आगे जाकर के दुश्मन के रडार को नष्ट कर देंगे या फिर मिसाइल को फायर कर देंगे। दोस्तों, इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत पैमाने पर इस्तेमाल होगा। 6th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर पायलट को विमान उड़ाने से ज्यादा मिशन मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना होगा। विमान का एआई सिस्टम खुद ही हजारों किलोमीटर दूर से आ रहे डेटा को प्रोसेस करेगा, सेंसर फ्यूजन के जरिए दुश्मन की सटीक लोकेशन बताएगा और यहां तक कि यह सुझाव भी देगा कि कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है और कौन सा नहीं करना है। दोस्तों, इसके अंदर ऑप्शनली मैन्ड कैपेबिलिटीज होंगी, यानी जरूरत पड़ने पर इस विमान को बिना पायलट के भी उड़ाया जा सकेगा। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर निर्देशित ऊर्जा हथियार यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, लेजर वेपन्स और अडेप्टिव साइकिल इंजन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज लगी होंगी जो आज के टाइम में साइंस फिक्शन जैसी लगती हैं। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि क्या भारत ये सब कुछ बना सकता है? तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक एयरफ्रेम डिजाइन में भारत ने काफी तरक्की कर ली है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के पास में अब तेजस और एमका के डिजाइन का अच्छा खासा अनुभव है। दोस्तों, रडार के मामले में भी डीआरडीओ की LRDE लैब ने उत्तम ऐसा रडार बना करके ये साबित कर दिया है कि हम दुनिया के बेहतरीन रडार खुद बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिसाइल तकनीक के मामले में भी भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, अस्त्र मिसाइल और ब्रह्मोस जैसे जीते जागते एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट है जो भारत को हमेशा पीछे धकेल देती है और वो है जेट इंजन की टेक्नोलॉजी। दोस्तों, दुनिया के अंदर आज भी सिर्फ 4 या फिर 5 देश ही ऐसे हैं जो बेहतरीन क्वालिटी का फाइटर जेट इंजन बना सकते हैं। भारत का कावेरी इंजन प्रोजेक्ट कई दशकों की मेहनत के बाद भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। दोस्तों, आज भी हमारे तेजस फाइटर जेट के अंदर अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक की F404 और 414 इंजन लगे हैं। हमारा एमका मार्क 1 भी अमेरिकी इंजन के ऊपर ही उड़ान भरेगा। जब तक आपके पास में अपना खुद का इंजन नहीं होता है, तब तक आप सच्ची रणनीतिक स्वायत्ता हासिल नहीं कर सकते हैं और फ्रांस के साथ इस डील का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक यही इंजन है। भारत और फ्रांस के बीच में पहले से ही एमका मार्क 2 के लिए 110 और 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को मिलकर बनाने पर बातचीत चल रही है। भारत का डीआरडीओ और फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी मिलकर के एक नया इंजन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, फ्रांस ने भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी टीओटी का ऑफर दिया है। इसका मतलब यह है कि यह इंजन भारत में बनेगा और उसके सारे राइट्स भारत के पास में होंगे और भारत इसे दुनिया के अंदर कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकता है। अगर यह डील फाइनल हो जाती है तो भारत के लिए 6th जनरेशन के फाइटर जेट का रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक 6th जनरेशन फाइटर जेट को 130 से लेकर के 150 किलो न्यूटन की ताकत वाले एक बहुत ही एडवांस इंजन की जरूरत होगी जो ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर सके ताकि विमान के लेजर हथियारों और भारी भरकम सेंसर्स को पावर मिल सके। दोस्तों, फ्रांस के साथ में 110 किलो न्यूटन इंजन बनाने का अनुभव भविष्य के उन महाशक्तिशाली इंजनों की नींव रखेगा। इसके साथ ही दोस्तों, भारत सॉफ्टवेयर और एआई के क्षेत्र में भी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक है। हमारी आईटी इंडस्ट्री
दुनिया के अंदर जटिल सॉफ्टवेयर लिखती है। छठी पीढ़ी का फाइटर जेट हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट होगा। इसके करोड़ों लाइंस के कोड लिखना, उसे टेस्ट करना और उसे युद्ध के हालात में एआई के साथ में इंटीग्रेट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। फ्रांस को बेहतरीन एरोस्पेस इंजीनियरिंग आती है और भारत के पास में दुनिया का सबसे अच्छा आईटी ब्रेन पावर है। जब फ्रांस का हार्डवेयर और भारत का एआई सॉफ्टवेयर मिलेगा तो जो प्रोडक्ट निकल करके सामने आएगा वो किसी भी अमेरिकी या फिर चाइनीज सिस्टम से कहीं एडवांस होगा। अब दोस्तों जरा सोचिए, अगर भारत विदेशी जेट खरीदने में अपने $20 बिलियन खर्च कर देता तो क्या यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा बच पाता? बिल्कुल नहीं। भारत ने विदेशी डील्स को ठंडे बस्ते में डाल करके ये संदेश दे दिया है कि वह अपने घरेलू रक्षा उद्योग को ही प्रायोरिटी देगा। दोस्तों यह कोई संयोग नहीं है कि एचएएल जैसी कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे हैं और भारत का रक्षा निर्यात लगातार बढ़ रहा है। भारत अब सिस्टम्स का खरीदार नहीं बल्कि पार्टनर बनना चाहता है। न्यू दिल्ली का रुख एकदम क्लियर है। हम किसी प्रोजेक्ट के जूनियर पार्टनर बनकर के नहीं रहेंगे। हम डिजाइन, डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और डोमेस्टिक प्रोडक्शन में बराबरी की हिस्सेदारी चाहते हैं। दोस्तों चाइना का खतरा इस पूरी रणनीति के सेंटर में है। चाइना बहुत तेजी से अपने हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहा है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वॉर्म ड्रोन के मामले में काफी आगे निकल चुका है। अगर भारत ने अभी से भविष्य की तैयारी नहीं की तो 2035 के बाद में हम चाइना के सामने बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन भारत का अपना कैट्स वॉरियर प्रोग्राम और घातक यूसीएवी प्रोजेक्ट ये बताते हैं कि हमारा डीआरडीओ भी चुप नहीं बैठा है। ऑटोनोमस सिस्टम्स पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। चुनौती सिर्फ इन ड्रोन्स को बनाने की नहीं है बल्कि इन्हें एक नेटवर्क में बांधने की है। एक ऐसा सुरक्षित बैटलफील्ड नेटवर्क जिसे दुश्मन हैक ना कर सके और जिसमें फाइटर जेट, ड्रोन, सैटेलाइट्स और जमीन पर मौजूद कमांड सेंटर एक साथ रियल टाइम के अंदर डेटा शेयरिंग कर सकें। दोस्तों भारत और फ्रांस का यह संभावित 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम सिर्फ एक मिलिट्री डील नहीं है, यह एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल है। दोस्तों यह अमेरिका और रसिया दोनों को एक साफ और क्लियर मैसेज है कि भारत अब किसी एक खेमे का मोहताज नहीं है। हाल ही के वर्षों में अमेरिका ने भारत को लुभाने के लिए कई अहम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के वादे किए हैं, लेकिन अमेरिका की एक आदत है, वो तकनीक तो देता है लेकिन उसके साथ ही 100 तरह की शर्तें भी लगा देता है। आप इस हथियार को वहां इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उस देश के साथ में व्यापार नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। भारत अब इन शर्तों वाले खेल को खेलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रसिया युद्ध के अंदर उलझा हुआ है और उसकी खुद की रक्षा उत्पादन कैपेबिलिटी दबाव के अंदर है। ऐसे में फ्रांस एक बहुत ही भरोसेमंद और स्वतंत्र विकल्प के रूप में सामने है। फ्रांस ने कभी भी भारत की रणनीतिक नीतियों के ऊपर सवाल नहीं उठाए, चाहे वो 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट हो या फिर आज के समय की विदेश नीति। दोस्तों आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि भारत और फ्रांस के बीच में इस सहयोग को लेकर के और भी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। ये एक लंबा रास्ता है जिसके अंदर कई साल लग सकते हैं। दोस्तों इस 6th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम को जमीन पर उतरने में 2040 तक का समय लग सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि दिशा तय हो चुकी है। भारत ने यह तय कर लिया है कि अब वह भविष्य की तकनीक पर इंतजार नहीं करेगा बल्कि खुद उस तकनीक का निर्माता बनेगा। हो सकता है कि शुरुआत के अंदर हम एमका को और अपग्रेड करके उसके अंदर 6th जनरेशन की कैपेबिलिटीज डाल दें, बाद में एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म भी तैयार कर लें। लेकिन दोस्तों क्या ये इतना आसान होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर हजारों करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। कई बार परीक्षण फेल होंगे, कई बार देरी होंगी, लेकिन जब आप दुनिया के नक्शे पर एक ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं तो आपको यह कीमत चुकानी ही पड़ेगी। आज जो फैसले लिए जा रहे हैं वह तय करेंगे कि कल जब आसमान में युद्ध होगा तो भारत का रुतबा क्या होगा। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।